दशम के सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं थैले शाहू आप सभी का इस कालखंड में एक बार पुनः स्वागत करता हूं बच्चों। और आज हम अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और कार्य प्रणाली, इसके अंतर्गत हम एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित हैं। तो आज हम देखते हैं बच्चों इस पाठ के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग। आखिर ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसको हम इस कालखंड में जानने का और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। मैंने जैसे बताया था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने कई दिक्कतें थी, कई समस्या थी, और इसी में एक समस्या थी राज्य का पुनर्गठन कैसे हो, राज्य की स्थापना कैसे हो। हमारा देश अनेकता में एकता हमारी भारत की विशेषता है बच्चों। तो आइए यहाँ पर हम विचार करें और जानने का प्रयास करें राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग। आखिर राज्यों का पुनर्गठन क्यों करना पड़ा और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई। प्यारे मेरे भैया बहनों, भारत एक संघीय राज्य बनेगा और उसके तहत राज्य सरकारें होंगी, अर्थात कई संघों का एक राष्ट्र होगा भारत। माने कई समूह, राज्यों का क्या होगा, कई समूह होगा, और कई समूहों को मिलाकर के हम क्या कहेंगे, एक राष्ट्र कहेंगे। जैसे आज हमारे भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं बच्चों। पर उस समय एक समस्या थी कि बोले राज्यों का पुनर्गठन हो, पुनर्माने फिर से गठन होना चाहिए, फिर से स्थापना होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय समस्या ये थी कि आखिर पुनर्गठन का आधार क्या हो। तो कई लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने कहा कि इसका आधार होना चाहिए भाषा, भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन किया जाए। बोले कैसे, तो बोले जहां पर मराठी बोलने वाले हैं वहां महाराष्ट्र अलग से राज्य बना दिया जाए, जहां उड़िया बोलने वाले हैं वहां उड़ीसा राज्य बना दिया जाए, जहां पर बुंदेली बोलने वाले हैं, जहां छत्तीसगढ़ी बोलने वाले हैं, जहां कन्नड़ बोलने वाले हैं तो कन्नड़ वालों ने क्या कहा, कर्नाटक की स्थापना हो जाए। प्यारे बच्चों, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, इस प्रकार से मांग होने लगी। मगर उस समय एक बड़ी समस्या थी कि कहीं हम इन भाषाओं के आधार पर राज्य को बांटते बांटते कहीं हमारा भारत फिर से खंडित ना हो जाए। जैसे बंधुओं, दो भागों में हमारा भारत बटा, भारत और पाकिस्तान। किसके आधार पर, हमारी जाति और संप्रदाय के आधार पर कि मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, हिंदू लोग हैं वो भारत में रहेंगे। आखिर हम जाति और धर्म के आधार पर हमारे देश का खंडन हो गया। तो यही खतरा फिर से सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भाषा के कारण, भाषाओं के विभाजन में कहीं राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए और भारत कई खंडों में विभक्त हो जाए। यह डर सताने लगा था। परंतु बच्चों, कई जगह तो भाषाई आधार पर जगह जगह कई जगह तो आंदोलन होने लगे कि नहीं, हमें अलग राष्ट्र की अलग राज्य चाहिए, जहां पर हम मलयालम बोलने वाले हैं, कन्नड़ बोलने वाले हैं, उड़िया बोलने वाले हैं या बुंदेली बोलने वाले हैं, ना जाने कितनी भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं और सब अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। परंतु समस्या क्या बोले, वो अपनी भाषा के आधार पर। इसी समय हम देखते हैं 1952 में तेलुगु भाषी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु नाम है इसका, ने अलग आंध्र राज्य के समर्थन में आमरण अनशन कर दिया। भूखे प्यासे वो 58 दिन तक ऐसी आंदोलन करते रहे और यहां तक बच्चों अंत में उसकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिक्रिया के स्वरूप में हम देखते हैं तेलुगु भाषी इलाकों में व्यापक हिंसा होने लगी, जगह जगह दंगा फसाद और देश में तनाव का वातावरण बनता चला गया। प्रिय बच्चों, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं इसके कारण आवश्यकता पड़ी राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बोले तो आयोग क्या करेगी, तो बोले वह आयोग का काम होगा कि वे भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करे और क्षेत्रीयता के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। परंतु प्यारे भैया बहन, उसमें एक और समस्या थी, क्योंकि उस समय अलग अलग राज्यों में कई भाषा के बोलने वाले लोग थे। महाराष्ट्र का मराठी बोलने वाला वहां देखते हैं कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है, फिर हम देखते हैं उड़िया के बोलने वाले हमारे मध्य प्रदेश में भी है, उधर महाराष्ट्र में है।
तो बोले उसको कैसे बांटें, क्योंकि वो तो सब फैला हुआ है। और ऐसी स्थिति में प्रयास किया गया, जहां पर ज़्यादा जो राज्य सरकारें हैं उसने राज्य पुनर्गठन आयोग को एक अधिकार दिया कि जहां पर ज़्यादा भाषा के बोलने वाले लोग हैं वहां उसको आधार बना करके राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इस प्रकार से प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप बच्चों, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बन गया, उड़िया बोलने वालों के लिए उड़ीसा बना, कन्नड़ बोलने वालों के लिए कर्नाटक बना। और इस तरीके से हमने देखा भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अलग अलग राज्यों की संरचना की, जिस तरीके से इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है नक्शे मानचित्र में। तो इस प्रकार से राज्य पुनर्भाषा की जो समस्या आ रही थी राज्य पुनर्गठन आयोग में, उसे स्थापना करके भारत ने अनेक भाषा बोली के बोलने वाले लोग रहते हुए भी एकता का परिचय दिया। और आज भारत कई भाषा के बोलने वाले लोगों के रहते हुए भी हमारा भारत एक है। यह है राज्य पुनर्गठन आयोग। बच्चों, इसी में हम देखते हैं योजनाबद्ध विकास। अब थोड़ा समय आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे संविधान में यह कहा गया कि किसी भी देश के विकास के लिए जब तक उसकी प्लानिंग नहीं होगी, जब तक उसकी योजना नहीं बनेगी, तब तक उस देश का समुचित विकास नहीं हो सकता। बच्चों, जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब तक आप उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, तब तक आप भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ठीक वही प्रयास किया गया। इस देश को जब आजादी मिली तो हमारे देश में कहा गया जो भी सरकारें बनेंगी वो 5 वर्ष के लिए योजना बनाएंगी, जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं बच्चों। और इन पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, तो बोले 5 साल के लिए होगा। जो भी सरकारें बनेंगी 5 साल के लिए अपनी योजना बनाएंगे, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो ये पहली योजना कब बनी? 1951 में। और बच्चों, 1951 में जब योजना बनी तो सरकार की पहली प्राथमिकता क्या थी? सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम अपनी देश से गरीबी को मिटाएं, निर्धनता को मिटाएं, कृषि को बढ़ावा दें। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि। तो बच्चों, कृषि के लिए क्या क्या हो सकता है? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए तालाबों से नदियों में बांध बनाना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था करना, इस प्रकार से सरकार ने प्रयास किया। फिर उसके बाद समय के साथ फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हम नए नए कल कारखानों को भी बढ़ावा देंगे, उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे। तो भारी उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीन उत्पादन, उत्खनन, बिजली, रेलवे और परिवहन आदि सुविधाओं का विकास करना शासन की जिम्मेदारी होगी। और शासन ने इसके लिए प्रयास भी किया, पर उसने कहा नहीं, मात्र भारी उद्योग नहीं, बड़े बड़े उद्योगों को नहीं, बल्कि हम मध्यम और छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग सभी को बढ़ावा देंगे। फिर बोले क्या, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे, ताकि क्या होगा, इससे गरीबी और निर्धनता को मिटाया जा सकता है। अगर भारत को विकास के मार्ग पर लाना है तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को मुहैया हो सके, इसके लिए लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में प्रयास किया गया। इस प्रकार बच्चों हम देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में शासन ने न केवल एक लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत राज्य का निर्माण किया, बल्कि साथ साथ सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास का बीड़ा भी उठाया। इन प्रयासों ने हमारे देश के राजनैतिक तथा शासकीय ढांचों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और आज भारत विकसित तो नहीं मगर विश्व का विकासशील देश है, जो लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है। अभी भी विकास की संभावनाएं हैं, मगर भारत लगातार कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कल कारखानों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर रहा है, विस्तार कर रहा है। और भारत लगातार तरक्की के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर अग्रसर होते जा रहा है। और इसका कारण है हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। जो भी सरकारें बैठती बच्चों, वो अपनी योजना को 5 साल के लिए लागू करती है। और 5 साल की योजना जब वो लागू करती है तो उसमें उसकी समीक्षा होती है कि उसमें हम कितने सफल हुए या कितने हम सफल नहीं हुए हैं। तो आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। और यह जो विषय यही बताना चाह रहा है, योजनाबद्ध विकास। हमारी सरकारें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लगातार भारत को तरक्की के विकास के मार्ग पर
आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। बच्चों, आज के कालखंड में इतना ही। अगले कालखंड में और नई जानकारी के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।